सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रश्नावली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली का अर्थ परिभाषा, प्रश्नावली कैसे तैयार किया जाता है, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली कैसे होना चाहिए, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसा कि प्रश्नावली आप सब जानते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक सूची है जिसके माध्यम से व्यक्ति से प्रश्न पूछकर बहुत सारे तथ्य एकत्रित किए जाते हैं जिसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। प्रश्नावली अनुसंधान करने का एक महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है और इसी को औजार भी कहते हैं। इस विधि का, प्रश्नावली विधि का सर्वप्रथम खोज 1838 में लंदन सोसाइटी सांख्यिकी ने किया था। तब से इसका विस्तृत रूप से अध्ययन अध्यापन में उपयोग किया जा रहा है। पी सिन पाओयंग ने इसको बहुत अच्छे से और संक्षिप्त में परिभाषित किया है। उन्होंने प्रश्नावली को एक सरलतम रूप में प्रश्नों की एक सूची माना है जो अनुसूचित सर्वेक्षण निदर्शन में निर्वाचित व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है। अर्थात प्रश्नावली प्रश्नों की सूची है और इस सूची को अनुसंधान करता प्रश्नावली बनाकर डाक के द्वारा उत्तरदाता के पास भेजते हैं और उत्तरदाता उसको भरकर वापिस करते हैं डाक के द्वारा ही, उसे हम प्रश्नावली कहते हैं। गुडे एवं हार्ट, बोगार्डस इत्यादि समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। अब प्रश्नावली के लक्षण, मतलब हम प्रश्नावली कहते हैं तो प्रश्नावली क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए। मैं इनके प्रमुख जो विशेषताएं हैं प्रश्नावली के, उसके बारे में अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूं। जिसमें पहला है, प्रश्नावली सामाजिक घटनाओं का अध्ययन के लिए प्रयोग में लाने जाने वाले यंत्र का नाम है। किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक घटनाओं का, जो समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही दिनों दिन, इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से प्रश्नों की एक सूची है, जैसे मैं पिछले बार बताया था। इसमें प्रश्नों का संकलन किया जाता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पे इकट्ठा करते हैं, संकलित करते हैं। उसके बाद में तीसरी जो विशेषता है इसकी समस्या, प्रश्नावली का निर्माण की समस्या, उद्देश्य और इसकी प्रकृति क्या होना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य प्रश्नावली अधिकतर प्रिंट होता है, छपे रहता है, छप के आता है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर हम इसको साइक्लोटाइप भी कर सकते हैं और कभी कभी टाइप भी करा सकते हैं, उनके द्वारा भी कार्य चलाया जा सकता है। लेकिन सुस्पष्टता के आधार पर, पढ़ने में स्पष्ट दिखने के आधार पर हम प्रश्नावली छपी हुई ही प्रयोग करते हैं, उसे अच्छा माना जाता है। और नेक्स्ट है, इन प्रश्नावली को हम उत्तरदाता के पास में डाक के द्वारा भेजते हैं। बाय हैंड इसको लेके नहीं दे सकते, बाय हैंड इसको जाकर के हम वहां पर छोड़ के नहीं आएंगे, समझा के नहीं आएंगे। इसको डाक के द्वारा ही हम भेजते हैं और उत्तरदाता उसको प्राप्त करता है। तो उसके पता को सही देख लेना चाहिए, पता सही है कि नहीं, पहुंच पाएगा कि नहीं, उसके बाद हम उसको डाक के द्वारा भेज देते हैं। और नेक्स्ट है, सूचनादाता प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर किसी से भरवा के नहीं भेजता, इसमें स्वयं भेजता है, स्वयं भरता है। उसको वो क्या समझता है उस प्रश्न के उत्तर को, उसके ऊपर है, और उसके आधार पर अपने विवेक से उत्तर को स्वयं उत्तरदाता भरता है और उत्तरों को निर्दिष्ट जगहों में
भर देता है। मतलब हम प्रश्न के बाद में जो खाली स्थान छोड़ते हैं, उत्तर देने के लिए जगह छोड़ते हैं, उस प्रश्न के उत्तर को उसी जगह पर वह भरता है, अन्यत्र कहीं पर नहीं भर सकता। नेक्स्ट है, प्रश्नावली केवल शिक्षित सूचनादाताओं के पास ही भेजी जा सकती है। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करने के पूर्व भली भांति समझ लेता है कि जिन उत्तरदाताओं का उत्तर लेना चाहता है, जिनका वह रिसर्च करना चाहता है, वह उत्तरदाता पढ़ा लिखा है कि नहीं। क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति के पास में आप प्रश्नावली का प्रयोग नहीं कर सकते, तो अनुसंधानकर्ता पहले पता कर लेता है कि उसका उत्तरदाता शिक्षित है और शिक्षित उत्तरदाता के पास ही प्रश्नावली भेजी जाती है। नेक्स्ट है, प्रश्नावली में स्पष्ट, सरल, प्रेरणादायक प्रश्नों को भरा जाता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जो उत्तरदाता समझ न सके, अस्पष्ट हो, ऐसे प्रश्न का प्रश्नावली में कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए स्पष्ट, जिस रूप में हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसी रूप में उत्तरदाता हमारे प्रश्न को समझे, इतना स्पष्ट होना चाहिए। और प्रश्न सरल होना चाहिए, कठिन नहीं होना चाहिए, ताकि उत्तरदाता को यह नहीं लगे कि हमको कठिन से कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे परीक्षण ले रहे हैं, ऐसे मन में नहीं आना चाहिए। और कोशिश करें आप स्पष्ट और सरल प्रश्नों के साथ साथ प्रेरणादायक होना चाहिए, उसको पढ़ने में भी अच्छा लगना चाहिए और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ऐसे आप प्रश्नावली तैयार करेंगे। यही उनके निम्नलिखित विशेषताएं अभी आप लोगों ने देखा है। और इस प्रकार आपने अर्थ परिभाषा को देखा। इसके बाद में हम देखते हैं अभी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण कुछ प्रकार हैं। प्रश्नावली के जो प्रकार हैं, इसको जब तक हम नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम प्रश्नावली के कौन से प्रकार को अपनाएंगे अपना अनुसंधान में, वह हम नहीं बता पाएंगे। प्रश्नावली का प्रयोग हम किस प्रकार के प्रश्नावली का कर रहे हैं, वह समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे प्रश्नावली के प्रकार के संबंध में प्रकाश डालना अति आवश्यक समझता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ प्रमुख प्रश्नावली के भाग हैं, उसको इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, बंद प्रश्नावली। तो बंद प्रश्नावली किसको कहते हैं? बंद प्रश्नावली में उत्तरदाता के पास में स्वतंत्र रूप से अलग से उत्तर बनाने का अवसर नहीं मिलता है। इसमें अनुसंधानकर्ता एक प्रश्न करता है और प्रश्न के द्वारा वह उत्तर भी लिख देता है कि उसी उत्तर में से अनुसंधानकर्ता जो उत्तर बतलाए हैं, उसी उत्तर में से उत्तरदाता को टिक करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। बंद प्रश्नावली उदाहरण के रूप में जैसे कि देखें कि क्या आप शिक्षित हैं? हाँ ऑब्लिक ना। प्रश्न पहला लिख दिए ना, क्या आप शिक्षित हैं? हाँ ऑब्लिक ना कर दिए। तो उत्तरदाता क्या करेगा? शिक्षित है, क्योंकि प्रश्नावली शिक्षित व्यक्ति के पास ही जाता है, इसलिए वह क्या करेगा? हाँ में टिक मार्क लगाएगा। इसी प्रकार से मान ले जाए, उसको बोलते हैं कि क्या आप संयुक्त परिवार में निवास करते हैं? हाँ या ना। तो इसमें हाँ या ना में ही आपको उत्तर देना आवश्यक है। आप इसका विस्तृत या वर्णात्मक व्याख्यात्मक उत्तर नहीं दे सकते। तो इसीलिए इसको बंद प्रश्नावली कहा गया है। और दूसरा है, ठीक इसके विपरीत उसे खुली प्रश्नावली कहते हैं। बंद प्रश्नावली के ये उल्टा है, इसको खुली कहते हैं। इसमें उत्तरदाता स्वतंत्र होता है और प्रश्नों को पढ़कर व्याख्यात्मक रूप में अपने मन से उत्तर देता है। इसमें अनुसंधानकर्ता का ये प्रतिबंध नहीं होता है कि हाँ या ना लिखना है या 2-3 ऑब्जेक्टिव देना है, उसी में से सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए खुली प्रश्नावली इसको कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार का विघटन क्यों हो रहा है? संयुक्त परिवार का विघटन क्यों हो रहा है? ये प्रश्न तो बोल दिया प्रश्नकर्ता, लेकिन इसके उत्तर को उत्तरदाता
अपने समझ से उत्तर देगा। कोई उत्तरदाता 2 लाइन में दे सकते हैं, कोई 3 लाइन में भी दे सकते हैं, क्योंकि उत्तरदाता इसमें स्वतंत्र है उत्तर देने के लिए, और इसीलिए इसको खुला प्रश्नावली कहा गया है। जैसे कि और कह सकते आतंकवाद के क्या कारण है, आतंकवाद के क्या कारण है। अब आज के समय में हम देखें तो आतंकवाद को ही नहीं बोलेंगे, आज के समय में ही हम देखें तो संयुक्त परिवार के विघटन के बारे में ही नहीं बोलेंगे। आज तो समय और परिस्थिति के हिसाब से कितना परेशान है सब, किससे? कोरोना से। तो कोरोना के कारण क्या है, कोरोना फैलने के कारण क्या है, ऐसे भी प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, और यह खुली प्रश्नावली के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से प्रश्नावली के प्रथम प्रकार में बंद प्रश्नावली और दूसरे में आप लोगों ने भी देखा खुली प्रश्नावली। ये दोनों समझ में आ गया। तो अब मैं तीसरा प्रश्नावली बता रहा हूं, दोनों क्लियर हो गया ना। तीसरा, बंद प्रश्नावली की जो विशेषता है और खुली प्रश्नावली की जो विशेषता है, दोनों के कुछ लक्षण, दोनों के कुछ विशेषताएं, दोनों में से कुछ विशेषताएं को इकट्ठा कर लेते हैं तो एक ऐसे प्रश्नावली का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं? मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। बंद की विशेषताएं, खुली प्रश्नावली की विशेषताएं, दोनों का आधा आधा विशेषताएं करके एक प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, उसी को हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। मतलब इसमें दोनों की विशेषताएं समायोजित होती है। अब उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताना चाहूं कि मिश्रित प्रश्नावली का कैसे उत्तर हो सकता है, कैसे प्रश्न हो सकता है। तो हम बंद प्रश्नावली में क्या बोले थे कि क्या आप संयुक्त परिवार में निवास करते हैं, हाँ या ना। इसको भी आज में उठा के ले आओ। मिश्रित प्रश्नावली के ये भी उदाहरण हो गया। अब दूसरा, खुली प्रश्नावली में हमने क्या कहा था कि आतंकवाद के क्या कारण है, कोरोना फैलने का क्या कारण है, संयुक्त परिवार के विघटन के क्या कारण है, इसको भी उठा के ले आओ। कुल मिला के जो जो उदाहरण बंद प्रश्नावली के थे और खुली प्रश्नावली के थे, दोनों को एक जगह रख दो तो वह क्या बन जाएगा? मिश्रित प्रश्नावली बन जाएगा। इसी को हम यहाँ पे मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो आखिरी है इसमें का चित्रमय प्रश्नावली। चित्रमय प्रश्नावली बहुत ही सरल प्रकार का प्रश्नावली माना जाता है, और जैसे कि आप समझ सकते हैं नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे प्रश्नावली जिसमें चित्र का उपयोग किया गया हो उसे हम चित्रमय प्रश्नावली कहते हैं। क्योंकि इसमें चित्रों के द्वारा समझाया जाता है कि प्रश्नावली चित्र के द्वारा हम कैसे निर्मित कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच का ही लेते हैं, आपके घर परिवार का लेते हैं। प्रश्न, आपके परिवार का आकार क्या है? प्रश्न क्या है? आपके परिवार का आकार क्या है? चित्र के द्वारा हम बना देते हैं, जैसे कि 2 लोगों का चित्र बना दे, छोटे परिवार, 3 लोगों का बना दे, 4 का 5 का बना दे, 6 का 10 लोगों का हम चित्र बना दे। उसमें आप टिक मार्क लगाएंगे कि आपका परिवार का आकार छोटा है कि बड़ा है, कोई भी आदमी देख के उसको बता सकता है। तो हम इसे चित्र के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, चित्रों में ही करके उस पर हम निशान लगा देते हैं कि हमारा परिवार इस चित्र से संबंधित है। मतलब छोटे कम व्यक्तियों की संख्या से है या ज्यादा लोगों की संख्या के आधार पे है, उसके आधार पे हम समझ सकते हैं कि परिवार का आकार क्या है। और इसके बाद में ये जो चारों प्रकार प्रमुख रूप से है, इसके बाद में पीवी यंग ने कुछ प्रकार का और उन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पे, और उसमें है पहला है संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अनुसंधान प्रदान करने के पूर्व ही किया जाता है। मतलब इसमें पीवी यंग ने कहा है कि संरचित प्रश्नावली का उपयोग अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करने के पूर्व ही इसका निर्माण कर लेते हैं, और पूर्व में ही इसका उन्होंने
उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसे हम संरचित प्रश्नावली कहते हैं। इसमें पूर्व निर्मित क्रमबद्ध तथा सिलसिलेवार प्रश्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी के प्रश्न को हम पहले पूछ दे और पहले के प्रश्न को हम आखिरी में पूछ दिए, इस प्रकार का इसमें जगह नहीं है। और ठीक इसके उल्टा पीवीएन के अनुसार एक प्रकार और है जिसे हम दूसरा प्रकार कहते हैं असंरचित प्रश्नावली। असंरचित प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य करने के पूर्व इसका निर्माण नहीं कर सकता। इसमें आवश्यकता पड़ने पर कुछ प्रसंगों को, कुछ विषयों को, कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे टॉपिकों का वह उल्लेख करता है, जिसके संबंध में सूचनादाताओं से सूचनाएं इकट्ठा करता है, संकलित करता है, और इस कारण से इसे हम असंरचित प्रश्नावली कहते हैं। और पहले से प्रश्नावली का निर्माण नहीं होने के कारण और आवश्यकता पड़ने पर रास्ता दिखाने के कारण से हम असंरचित प्रश्नावली को पथ प्रदर्शिका के समान मानते हैं। इस प्रकार से इनका जो प्रकार है वो यहाँ पे समाप्त हो गया। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि प्रश्नावली के अर्थ प्रकार किसको कहते हैं। अब इतना क्लियर, तो आगे मैं बताता हूं कि प्रश्नावली की जो विशेषता आपने देखा, तो श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, उसको अच्छे से अच्छे प्रश्नावली का निर्माण कैसे कर सकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि उत्तम प्रश्नावली के निर्माण के लिए क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे बताएंगे। तो आप लिख लो यहाँ पे श्रेष्ठ प्रश्नावली की विशेषताएं। हेडिंग क्या है, साइड हेडिंग, श्रेष्ठ प्रश्नावली की विशेषताएं। तो श्रेष्ठ प्रश्नावली कैसे बनेगा, तो सबसे पहली चीज तो आप इसमें देखो कि प्रश्नों की संख्या कम से कम करो, ज्यादा प्रश्न नहीं, प्रश्नों की संख्या कम होना चाहिए। और प्रश्न की संख्या कम होगा तो क्या होगा, उत्तरदाता प्रश्नों को भरने में, उत्तर देने में ज्यादा परेशान नहीं होगा, थकान महसूस नहीं होगा, और क्रम प्रश्न करके उत्तर देने के लिए वह सदैव तत्पर रहेगा। और इसके बाद में और अगला विशेषता क्या होना चाहिए प्रश्नावली के लिए, तो वह है अधिकांश प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। जैसे कि वस्तुनिष्ठ का क्या मतलब हुआ कि कई प्रश्न हाँ या ना में उत्तर होना चाहिए, हाँ या ना में उत्तर होना चाहिए। जैसे कि हम अभी बताते हैं, क्या आप स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल किए हैं, हाँ या ना, ये क्या हुआ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। और उसके बाद में और आकर्षक बनाने के लिए एक चीज का और महत्वपूर्ण ध्यान देना है और उसको भूलना नहीं, वह है प्रश्न सीधे कैसे होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधे होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए। सरल प्रश्न रहेंगे, उत्तरदाता पढ़ेंगे, उसको जल्दी समझ में आएगा, तो उसका उत्तर देने का वह कोशिश जल्दी से करेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न सरलता के साथ साथ एक अर्थी होना चाहिए। द्विअर्थी और अनेक अर्थी प्रश्नों से हमेशा अनुसंधानकर्ता को बचना चाहिए। पता नहीं आप जिस अर्थ में उस प्रश्न का उत्तर चाह रहे हैं, हो सकता है वह अनेकार्थी दूसरे अर्थ में समझ जाए और आपसे नाराज होकर के आपके उत्तर को ही न भेजें। तो इस प्रकार से प्रश्न सीधे, सरल, एकार्थी होना चाहिए। और इसके बाद में नेक्स्ट है, और प्रश्न क्या होना चाहिए, प्रश्न पक्षपात से बचा जा सके। मतलब प्रश्नों की रचना इस प्रकार किया जाए कि उत्तर देते समय उत्तरदाता किसी प्रकार का पक्षपात करने से बच जाए। और नेक्स्ट है इसके बाद में श्रेष्ठ प्रश्नावली की विशेषता के रूप में उसको हम देखते हैं, प्रश्नावली परीक्षात्मक, अशिष्ट और धृष्टता पूर्व नहीं होना चाहिए। उनको नहीं लगना चाहिए उत्तरदाता को कि ये अनुसंधान के नाम पे हमारा परीक्षा लेना चाह रहे हैं, हमसे धृष्टता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल उसके मन में नहीं आना चाहिए। ये सावधानी अनुसंधानकर्ता को रखना चाहिए, तभी उसका प्रश्नावली
श्रेष्ठ हो सकता है, तभी उसके प्रश्नावली को हम उत्तम और अच्छा कह सकते हैं। नेक्स्ट हम श्रेष्ठ प्रश्नावली की निर्माण के लिए जो हम सेलेक्ट करेंगे उसमें है इच्छित सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की जा सके। प्रश्न में जो आपने उत्तर चाह रहा है वह सूचना आपको स्पष्ट रूप से मिलना चाहिए। ऐसे प्रश्न आप सम्मिलित करें। प्रश्नावली में विषय का व्याख्या की गई हो। जिस विषय में आप अनुसंधान कर रहे हैं उसका आप पहले ही थोड़ा से व्याख्या कर दिए ताकि उनको कठिन न लगे। और उसके बाद है प्रश्न संक्षिप्त हो। बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं होना चाहिए। हम बोल रहे हैं उसी प्रश्नों को लंबा लंबा तो उत्तरदाता को समझे ना आए। ऐसे प्रश्नों से हमेशा बचना चाहिए। प्रश्न का आकार छोटा होना चाहिए और प्रश्न जब छोटा होगा तो छोटे छोटे के प्रश्न का उत्तर देने में उनको सुविधा भी होगी। इस प्रकार से हम श्रेष्ठ प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐसे प्रश्न न हो जिनका उत्तर देने में उत्तरदाता को किसी प्रकार की आपत्ति अनुभव हो, कि उनको ये न लगे कि हम इस प्रश्न को उत्तर देंगे तो हमारे घर परिवार के गोपनीय बात लीक हो रहा है, हमारे समाज की गोपनीय बात लीक हो रहा है, या इस प्रकार का हम अपने बारे में कोई गोपनीय चीज बता रहे हैं तो इसका हो सकता है कहीं पे ओपन कर देगा, खुला कर देगा, पेपर में पत्र पत्रिका में दे देगा। ऐसा सोच नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रश्नावली श्रेष्ठ कहलाएगा। इस प्रकार से एक उत्तम प्रश्नावली निर्माण की हम यहाँ पे विधि के बारे में भी चर्चा की है। आप लोगों को इतना में क्लियर हो गया होगा कि प्रश्नावली कैसे हम अच्छे से अच्छे और सुगमता पूर्वक उसको बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्नावली में क्या क्या सावधानी रखना चाहिए श्रेष्ठ प्रश्नावली बनाने के बारे में उसको अभी बताए हैं। अब यहाँ पे निर्माण करके देखते हैं कि सच में अच्छा प्रश्नावली का निर्माण होता है कि नहीं। तो आप लोग साइड हेडिंग में यहाँ पे नोट कर लीजिए कि प्रश्नावली के निर्माण की विधियां, कि किन किन तरीकों से हम अच्छा प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्नावली बनाने के लिए, प्रश्नावली को अच्छे रूपरेखा देने के लिए हमको किन किन तरीका का, किन किन टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बहुत बड़े सावधानी है। और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक अनुसंधान करता अच्छा से प्रश्नावली का निर्माण नहीं कर सकता। क्लियर? तो अभी ध्यान देना, इसको ध्यान देगा स्टार्टिंग से तभी समझ आएगा, नहीं तो बीच में भूल जाओगे। प्रश्नावली के निर्माण की विधियां लिखा साइड में। अब इसमें पहला पॉइंट नंबर 1, प्रश्नावली की उपयोगिता से संबंधित अनिवार्यताएं। क्या क्या आवश्यकताएं हैं प्रश्नावली की उपयोगिता में? इसमें पहला है प्रश्नावली का निर्माण तभी करना चाहिए जब पूर्णतः आपको ज्ञात हो कि उत्तरदाता शिक्षित हैं। जब अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र को चुनता है तो चुनने के पहले ये देख लेना चाहिए कि जिन क्षेत्र का चुनाव किए हैं वहां से उत्तर प्राप्त करना है वह उत्तरदाता पूर्ण रूप से शिक्षित हैं। और दूसरा ध्यान देना चाहिए इसमें कि उत्तर शिक्षित तो है लेकिन वह उत्तरदाता उत्तर देंगे कि नहीं, आपके विषय के प्रति रुचि रखते हैं कि नहीं। तो पहला क्या चीज देखा, उत्तरदाता शिक्षित होना चाहिए। और दूसरा क्या देखा, प्रश्नावली का उत्तर उत्तरदाता देंगे कि नहीं, इसका भी भली भांति आपको ज्ञान होना चाहिए। और इसी प्रकार से तीसरा है सूचनादाता आपके अध्ययन के विषय को भली भांति समझना चाहिए, आपके प्रश्नों को आपके अर्थ में समझना चाहिए। इन चीजों को अगर आप ध्यान दे करके प्रश्नावली का निर्माण करेंगे और इसी विधि को अपनाएंगे तो आपका प्रश्नावली बहुत अच्छा से बनेगा। और आपके अध्ययन विषय को समझ गया, प्रश्नों को समझ गया, तो उसके बाद ही आपको नेक्स्ट जो इनकी विधियां हैं वह आपको ज्ञात होगा और वह है संबंधित अध्ययन का सहायक सूचनाएं। ये आपको तभी प्राप्त हो सकती है। अब इसमें
प्रश्नावली निर्माण की पहला विधि आपका क्लियर हो गया कि प्रश्नावली की उपयोगिता से संबंधित जो जो अनिवार्यताएं हैं। अब इसमें दूसरा आपको मैं बताने जा रहा हूं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है प्रारंभिक सावधानियां। प्रश्नावली के निर्माण की जो विधियां हैं उसमें पहली विधि आपने देखा। अब दूसरा विधि जो बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या है? प्रारंभिक विधियां, प्रारंभिक सावधानियां। तो प्रारंभिक सावधानियां के अंतर्गत भी हम छोटे छोटे उपभागों में इसको बांट करके अच्छे से और स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला है प्रारंभिक सावधानियां के अंतर्गत समस्या का ज्ञान। अनुसंधानकर्ता जिस समस्या का अनुसंधान करना चाहता है उस समस्या के बारे में उसको पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं रहेगा आप बीच में भटक जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप उससे संबंधित सारे दस्तावेज को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए, जानकारी हासिल कर लीजिए। और दूसरा है उपयोगी प्रश्न। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए? समस्या का ज्ञान हो गया तो उपयोगी प्रश्न उसमें रखिए जो आपके अनुसंधान से संबंधित हो और बहुत ज्यादा उपयोगी हो, उसी प्रश्नों को रखिए। बेवजह के प्रश्नों को रखने से बचिए क्योंकि प्रश्नों का प्रकार बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस प्रकार आपका प्रश्नावली निर्माण की दूसरा विधि भी क्लियर हो गया। तीसरा है प्रश्नों की प्रकृति और भाषा। प्रश्नावली का निर्माण हम कर रहे हैं तो उसके विधि में हम देखते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी हो, उसका भाषा कैसे हो। तो ये सिंपल से बात है, बहुत सरल बात है। इसको आपको ध्यान देना है कि प्रश्नों की प्रकृति कैसा होना चाहिए, प्रश्नों का भाषा कैसा होना चाहिए, इसको आप देखिए। तो पहला ध्यान देना, आकर्षकता। प्रश्नों की प्रकृति आकर्षक होना चाहिए, उनको उत्तरदाता को इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। तभी आपके प्रश्न को आगे क्या लिखा है ऐसे करके ध्यान दे करके पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ही कोई कठिन प्रश्न को डाल देंगे तो वह उसको छोड़ देंगे। क्या मतलब का हमारे काम करने ही बेवजह समय व्यतीत करने का, इस प्रकार से वह प्रश्न को देखेगा नहीं। तो पहला ध्यान क्या देना चाहिए कि आपके प्रश्नों की प्रकृति एकदम आकर्षक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए। और दूसरा है प्रश्नों की स्पष्टता। प्रश्न आपने जो चयन किया है वह सरल होना चाहिए। प्रारंभिक में सरल प्रश्न को रखिए तो धीरे धीरे जो सामान्य जानकारी है फिर उसके सरल जो प्रश्न है उसको रखते जाएंगे, उसका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा और उसका उत्तर ये तो मुझको पता है ऐसा सोचकर तुरंत के तुरंत उत्तर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब फिर उसके बाद में और एक उसका विधि है, उसको अपनाइए प्रश्नों की स्पष्टता। प्रश्न हमेशा स्पष्ट होना चाहिए। अगर प्रश्न ही आपका स्पष्ट है तो उत्तरदाता उसको कैसे स्पष्ट रूप से उत्तर दे सकता है। और स्पष्ट उत्तर नहीं आएगा, आपके प्रश्नों से उत्तर स्पष्ट नहीं आएगा तो आपके अनुसंधान से जो रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, वह गलत भी हो सकता है। तो प्रश्नों की स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न की संख्या कम होना चाहिए। कम प्रश्न, आप प्रश्नावली का निर्माण कर रहे हैं उसमें बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कहीं प्रश्न आप बहुत ज्यादा तो नहीं बना डालें। उतना प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदाता के पास में समय है कि नहीं उसको आप भली भांति पूर्व से ही जान लीजिए। तो सबसे अच्छा प्रश्नावली के लिए कम प्रश्न को ही अच्छा माना गया है। और उसके बाद में है सांख्यिकी विवेचन। आपने प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान दिया, आकर्षक बना लिए, प्रश्न को सरल बना लिए, स्पष्ट बना लिए और कम प्रश्न रख लिए। इसके बाद आप ये ध्यान दीजिए कि सांख्यिकी विवेचन किया जा सकता है कि नहीं। उत्तरदाता के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है उसको सांख्यिकी आधार पर आप विवेचन कर सकते हैं कि नहीं, सारणीयन कर सकते हैं कि नहीं। सांख्यिकी विवेचन वाला प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। यह अच्छा प्रश्न कहलाएगा और आपके प्रश्नावली भी बहुत अच्छा माना जाएगा। इसके बाद में सब चीज हो गया, एक क्रम। तो क्रम बनाना आवश्यक है, प्रश्नों का एक क्रम। जो प्रश्न आपने बनाया है
प्रश्नावली को फाइनल करने के पहले क्रम में उसको रख लीजिए कि पहला प्रश्न किसको रखना है, बीच में किसको रखना है और आखिरी स्तर पर प्रश्न कौन सा रखना है। इसको प्रश्न को आप क्रम से जमा लीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट है कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों से बचना चाहिए, जैसे कि उसके घर परिवार, उसके व्यक्तिगत कोई प्रश्न उसमें नहीं आना चाहिए, उसके धर्म जाति लिंग से संबंधित उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे प्रश्नों से अनुसंधानकर्ता को हमेशा बचना चाहिए, तभी उसका प्रश्नावली अच्छे से निर्माण होगा और सफलतापूर्वक उसका अनुसंधान कार्य पूरा हो पाएगा। इसके अंतर्गत आखिरी है टेक्निकल शब्दों की व्याख्या। पहली चीज तो प्रश्नावली में टेक्निकल शब्द जो कठिन है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं पहले ही बताया हूं। इसमें दूसरा नंबर प्रश्न कैसे होना चाहिए? सरल होना चाहिए। सरल प्रश्नों को दीजिए, लेकिन अनुसंधान करता कोई विशेष टॉपिक पे अनुसंधान करता है तो कुछ न कुछ उसमें टेक्निकल वर्ड आ जाते हैं, टेक्निकल शब्द आ जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का अनुसंधानकर्ता को उत्तरदाता के पास प्रश्नावली भेजने के पूर्व ही उसमें कुछ व्याख्या कर देना चाहिए कि इन शब्दों का ये अर्थ है, इन शब्दों का व्याख्या इस रूप में किया जा सकता है, ताकि उत्तरदाता दिग्भ्रमित न हो। इस प्रकार से ये प्रश्नावली विधियां के अंतर्गत तीसरा जो प्रकार खत्म हो गया। चौथा पॉइंट इसका आता है, उसको देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए कि प्रश्नावली के भौतिक स्वरूप। प्रश्नावली निर्माण की जो विधियां हैं उसमें आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्नावली की भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए। भौतिक स्वरूप को बनाने में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि आदमी आजकल बाह्य स्वरूप को भी देखता है, तो पहला सावधानी उसमें यह करना चाहिए कि प्रश्नावली का आकार कैसा हो। तो प्रश्नावली का आकार ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए और न ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रश्नावली का आकार है तो उसको उत्तरदाता सोचेंगे इसको कैसा रखें, क्या करें, सही सलामत रख नहीं पाएंगे और इस स्थिति में उसके प्रति उसका रुचि पैदा नहीं होगा। दूसरा है प्रारंभिक सूचनाएं। प्रश्नावली के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि प्रारंभिक सूचनाएं भी होना चाहिए। प्रारंभिक सूचना मतलब कि आप उत्तरदाता के प्रारंभ में ही लिख दीजिए कि आपका नाम, उत्तरदाता का नाम, आपकी शिक्षा, आपकी आयु, आपका निवास का पता, आप आगे क्या करना चाहते हैं इत्यादि। ऐसे छोटे छोटे जो सामान्य जानकारी के प्रश्न है प्रारंभिक सूचना के अंतर्गत रखना चाहिए। अब इसके बाद में आप अनुसंधान के अंतर्गत ये देख लीजिए भौतिक स्वरूप में कि प्रश्नावली का जो निर्माण करेंगे वो प्रश्नावली में उपयोग में लाई जाने वाली कागज की क्वालिटी कैसी है, कागज का रंग क्या है। क्योंकि कागज अच्छी क्वालिटी की होगी, उत्तम होगा, तो लिखावट भी अच्छा होगा। अगर अच्छा नहीं होगा, एक तरफ लिखेंगे दूसरी तरफ इंक फैलेगा, तो उससे स्पष्टता नहीं आ पाएगी। तो प्रश्नावली की एक विधि के अंतर्गत कागज का उत्तम होना, उसका रंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और इसी प्रकार से प्रश्नावली के भौतिक स्वरूप से संबंधित एक सावधानी और बरतना चाहिए और वह है अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के पूर्व हाइपोथेसिस के द्वारा, उपकल्पना के द्वारा ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की अनुसंधान कार्य करने में कितना लागत आ जाएगा, कितना खर्च आ जाएगा। इस प्रकार पहले अगर वह मदों की व्यवस्था कर ले, कितना खर्च आ जाएगा, उतने की पैसे की, उतने बजट की व्यवस्था पहले से कर लेता है,
तो अनुसंधान के दौरान पैसे की कमी के कारण से अनुसंधान कार्य को रोकना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मदों की व्यवस्था अनुसंधानकर्ता को पहले ही कर लेना चाहिए। और इस प्रकार से प्रश्नावली निर्माण की पांचवी जो आपको पॉइंट बता रहा हूं वह है प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा से संबंधित सावधानियां। पांचवा पॉइंट, प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा से संबंधित सावधानियां। मतलब प्रश्नावली आप जो बना रहे हैं वह प्रश्नावली परीक्षण के लिए नहीं होना चाहिए। उत्तरदाता को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा परीक्षा लिया जा रहा है, मेरा इसमें परीक्षण कर रहे हैं, बल्कि उनको ये लगना चाहिए कि ये प्रश्न वास्तविक है। और जब प्रश्न वास्तविक है ऐसा एहसास हो जाएगा तो बिना झिझक के आपके प्रश्नों का उत्तरदाता देना प्रारंभ कर देगा। इसी प्रकार एक सावधानी और बरतना चाहिए उसको, प्रश्नावली के पूर्व अनावश्यक प्रश्नों से बचें। मतलब आप अनावश्यक प्रश्न उससे मत पूछिए, अनावश्यक उत्तर लेना मत चाहिए, आप उससे बचिए, अपने आप को बचाइए अनावश्यक उत्तर प्राप्त करने से। तो उनको लगेगा कि अनुसंधानकर्ता इनके हित में है, कुछ काम में है और हमारे कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोच के उत्तर देना प्रारंभ कर देंगे। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण सावधानी बरतना चाहिए इसमें, वह है प्रश्नावली को व्यवस्थित कर दिया जाए। प्रश्नावली का जो निर्माण किए है ना उसको व्यवस्थित कर देना चाहिए। प्रश्नावली की व्यवस्था में कमी नहीं होना चाहिए, इसे अव्यवस्था टाइप का हो जाएगा। और इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, सहगामी पत्र। प्रश्नावली निर्माण की विधि के अंतर्गत हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि सहगामी पत्र का उपयोग करना न भूलें। सहगामी पत्र का उपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्नावली का अंग है, क्योंकि प्रश्नावली में आप सहगामी पत्र को नहीं जोड़ेंगे तो हो सकता है उसको लगेगा उत्तरदाता को कि मुझको महत्व नहीं दे रहे। सहगामी पत्र में आप लिखिए कि ये इस प्रकार का अनुसंधान कार्य करना ये बहुत ही आवश्यक है और इसमें आपकी सहयोग अपेक्षित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस प्रश्नों का उत्तर जल्दी से जल्दी भेजने का कष्ट करेंगे और विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार की इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी। यह पूर्ण रूप से अनुसंधान में उपयोग में लाया जाएगा और पूर्ण रूप से गोपनीय रहेगा। इस प्रकार से सहगामी पत्र प्रश्नावली के साथ भेजना अति आवश्यक है। और इसमें सातवां पॉइंट है प्रश्नावली निर्माण की विधि में, वह है प्रश्नावली के भेजने से संबंधित सावधानियां। आपने प्रश्नावली बना लिया, सहगामी पत्र भी डाल दिए उसमें, लेकिन भेजना है तो भेजने के कुछ सावधानियां हैं। कब भेजना चाहिए प्रश्नावली, उत्तरदाता के पास में भेजने के लिए क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो पहला सावधानी है कि जिनके पास आप भेज रहे हैं उसका पूर्ण पता होना चाहिए और सही पता होना चाहिए, ताकि प्रश्नावली उसी व्यक्ति के पास पहुंचे जहां पर आप भेजना चाहते हैं। और दूसरी सावधानी इसमें यह होना चाहिए कि उत्तर एक साथ आपको चाहिए, तो सारे प्रश्नों को सभी उत्तरदाता के पास एक साथ रवाना कर दीजिए, एक साथ सभी प्रश्नावली को प्रेषित कर दीजिए ताकि उत्तर भी एक साथ आ जाए। और तीसरा है इसमें कि प्रश्नावली भेजने के पूर्व क्या ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान ये देना चाहिए कि प्रश्नावली हम जिन उत्तरदाताओं के पास भेज रहे हैं वो लगभग किस दिन घर में रहते हैं, किस दिन उनका अवकाश दिवस रहता है, किस दिन छुट्टी के दिन रहते हैं। ऐसे दिनों को पहले आप नोट कर लीजिए और उसके 1-2 दिन पहले उनको आप भेज दीजिए, ताकि छुट्टी के दिन वहां आराम से बैठ के उसका अवलोकन कर सके और उसके बाद धैर्यपूर्वक उसका सही उत्तर दे सके। तो कब भेजना चाहिए,
छुट्टी के 1-2 दिन पूर्व प्रश्नावली को प्रेषित करना चाहिए। इसके बाद में प्रश्नावली भेजने से संबंधित और सावधानी उसमें क्या होना चाहिए। ये तो हो गया ना साहब, भेजने के 1-2 दिन, छुट्टी के 1-2 दिन पूर्व ही बोल, अब क्या होना चाहिए। तो प्रश्नावली सही पते पे हो, पर्याप्त डाक टिकट चस्पा हो, उसमें सहगामी पत्र हो, उसमें प्रश्नावली हो। इसके बाद में एक लिफाफा जो कोरा लिफाफा हो, एक और लिफाफा भेजना चाहिए जो कोरा लिफाफा हो, उसमें भी पर्याप्त डाक टिकट होना चाहिए। जैसे कि आप इधर से भेज रहे हैं तो जितने का डाक टिकट लगता है उतने का डाक टिकट आप वापसी में भी भरिए, ताकि वहां से वह उस लिफाफा में केवल प्रश्नावली को भर दे, उत्तर लिख के भर दे तो अपने आपके पास आ जाए। तो पर्याप्त डाक टिकट होना चाहिए। कोरा लिफाफा में आपका लिखा पत्र होना चाहिए। पाने वाले में किसका होना चाहिए? अनुसंधानकर्ता का पता होना चाहिए, ताकि उसमें भर के भेज दे तो उसको कुछ पते लिखने की जरूरत मत पड़े। नहीं तो उत्तरदाता सोचेगा कहाँ से मैं पता खोजते रहूंगा, किसको बोलूंगा, और हो सकता है आपके प्रश्नावली को उत्तर भरने के बाद भी रोक दे, न भेजे। तो ऐसी स्थिति में अपना पता लिखा हुआ पर्याप्त डाक टिकट चिपका करके आप उत्तरदाता के पास भेज दीजिए, तो आपका उत्तर मिलने का लगभग प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली के निर्माण की विधियां पूरा हुआ। अब आपने भेज दिया, एक खाली लिफाफा सहित प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेज दिए, ठीक है। भेजने के बाद आप निश्चिंत मत हो जाइए, घर में सो मत जाइए कि वो आते रहेगा, उत्तरदाता का काम है। आप उसको देखिए कि किस डेट में हमने भेजा है प्रश्नावली को, और अगर प्रश्नावली का उत्तर आने में आपको विलंब लगता है तो लगभग 14-15 दिन के अंदर में एक पत्र उसको डाल दीजिए। और इस पत्र को ही हम समाज शास्त्र में कहते हैं अनुगामी पत्र। अनुगामी पत्र जिसमें लिखा, आपके द्वारा लिखा होगा कि कृपया वो प्रश्नावली के आपके उत्तर का बहुत आवश्यकता है और काफी समय बीत रहा है। ऐसी स्थिति में इसके गणनात्मक परिमाणात्मक उत्तर में देरी हो जाएगी, विलंब हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप उसको जल्दी से जल्दी भेजने का कष्ट करेंगे। यह क्या कहलाता है? अनुगामी पत्र। 15 दिन में भेज दीजिए पहला पत्र। इतना में आपके पास उत्तर आ जाएगा। अगर उत्तर नहीं आएगा तो हर हफ्ता साप्ताहिक बाजार होता है ना, उसी प्रकार से हर सप्ताह एक उत्तर आप अनुगामी पत्र बना करके भेजते जाइए, तो आपके पास में ये सब चीज प्रश्नावली के जो भेजे हैं ना, सारे उत्तर धीरे धीरे पहुंच जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नावली के निर्माण की विधियां भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कहीं पर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसको फिर पुनः आपको मैं समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।